सोचो कि 20 से 25 फीट का शार्क शहर के बीचों बीच नदी में आ जाए तो फिर क्या होगा। क्या वो शार्क इंसानों के ऊपर हमला करेगा या फिर इंसान उस शार्क को ही मार डालेंगे जैसे कि हमेशा मारा जाता है। तो ऐसा ही कुछ हम देखने वाले हमारी आज की बेहतरीन मूवी में, जिसका नाम है यू अंडर पेरिस, और ये फिल्म उतनी ही अच्छी है जितना कि मैंने सोचा था। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक सोफिया नाम के लड़की से मिलते हैं जो कि कई महीनों से एक लिलित नाम के शार्क को ट्रैक कर रही थी अपने पूरे टीम के साथ। लेकिन दुख की बात यहाँ पर ये होती है कि लिलित इनके रेडार से काफी दूर चली गई थी, कम से कम 2 महीना पहले। लेकिन खुशी की बात ये होती है कि आज लिलित इनके रेडार में वापस आने वाली थी, इसलिए सभी लोग तैयारी कर रहे थे ताकि वो लिलित का सैंपल ले पाए। अच्छा, एक सेकंड रुको जरा, मुझे लिलित को लिलित बोलने में काफी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसका नाम बदल के मायरा रख देता हूँ ताकि मुझे बोलने में ईजी हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने इसका नाम क्यों बदला। असल में यहाँ पर ये फंडा चल रहा था कि नॉर्मल शार्क के मुकाबले मायरा काफी जल्दी बड़ी हो रही थी, इसीलिए इन सभी को मायरा का सैंपल चाहिए था ताकि वो लोग रिसर्च करके पता लगा सके कि ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मायरा रेडार में वापस आने वाली है, जैसे इन सभी को बातें पता चलती है तो सभी लोग पानी के नीचे उतर जाते हैं ताकि वो मायरा का सैंपल ले पाए। मगर नीचे जाने पर इन सभी को वहाँ पर एक अजीब बात पता चलती है। असल में वहाँ पर एक ब्लू व्हेल फिश होती है जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से खा लिया था। मगर इससे पहले कि ये लोग यहाँ का सिचुएशन पता लगा पाते, यहाँ पर मायरा आ गई थी जो कि नॉर्मल शार्क के मुकाबले कम से कम 3 गुना बड़ी हो गई थी। मगर ये बात अजीब इसलिए होता है क्योंकि 2 महीना पहले इन लोगों ने मायरा के ऊपर रिसर्च किया था, तब मायरा कम से कम 2.5 यानी कि 2.5 फीट की थी। लेकिन अभी के टाइम का देखा जाए तो मायरा की साइज 7.5 यानी कि 7.5 फीट का हो गया था। एंड दिस वाज वियर्ड, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी मछली 2 महीने के अंदर 3 गुना बड़ा नहीं हो सकता था। इसी बात का पता लगाने के लिए सोफिया अपने टीम मेंबर के साथ आई थी। ओके, कहानी पर वापस आते हैं जहाँ पर इन सभी को मायरा का सैंपल चाहिए था, इसलिए एक आदमी जाके मायरा की बॉडी में रॉड को घुसेड़ देता है ताकि वो मायरा का सैंपल ले सके। लेकिन जैसे ये लोग रॉड को घुसेड़ते हैं, यहाँ पर वही हो जाता है जिस बात को इन सभी का डर था। मायरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसीलिए सोफिया इन सभी को पानी से बाहर निकलने के लिए बोलती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां से बाहर निकल पाते, मायरा इनके ऊपर हमला करके इन सभी को कुछ ही देर में खत्म कर देती है। और याद रहे कि इन सभी के बीच में से सोफिया का एक पति भी मारा गया था। लेकिन सोफिया अपने पति को बचाना चाहती थी, इसलिए वो पानी के नीचे उतर जाती है। लेकिन उसे पानी के नीचे कुछ मिलता है तो कटा हुआ हाथ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इससे पहले कि सोफिया पानी से बाहर निकल पाती, उसे मायरा दिखाई देती है जो कि वाकई में बहुत बड़ी हो गई थी। उसे देखने के बाद सोफिया काफी डर गई थी और वो डर के मारे मायरा के ऊपर हमला कर देती है, जिसके चक्कर में मायरा भी उल्टा हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो शार्क सोफिया का कुछ भी कर पाता, सोफिया वहां से किसी तरीके से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद हम सीधा 3 साल बाद का सीन देखते हैं। असल में उस घटना के बाद सोफिया ने शार्क के ऊपर रिसर्च करना बंद कर दिया था और वो एक एक्वेरियम में काम करती थी जहाँ पर वो आने वाले बच्चों को शार्क यानी कि मछलियों के बारे में नॉलेज दिया करती थी। लेकिन वहीं पर हम एक मीरा नाम के लड़की से मिलते हैं जो कि एक छोटा सा कंपनी चला रही थी और उसके कंपनी का मकसद होता है पानी में रहने वाले जानवरों को बचाना। असल में मीरा यहाँ पर सोफिया से मिलने आई थी और वो सोफिया को अपने साथ अपने हेडक्वार्टर ले जाती है, जहाँ पर वो ये दिखाती है कि वो उसी शार्क के ऊपर रिसर्च कर रही थी जिसने 3 साल पहले सोफिया के पूरे टीम को खत्म कर दिया था। मगर यहाँ पर सबसे अजीब बात यह होता है कि इतनी बड़ी शार्क शहर के बीचों बीच बने टनल में घुस गया था, यानी रिवर के अंदर, पता नहीं कैसे। लेकिन मीरा अपनी टीम के साथ कई दिनों से शार्क को ट्रैक कर रही थी, इसीलिए मीरा को सब कुछ पता होता है कि एग्जैक्टली इस टाइम पर शार्क कहाँ पर है। जिस पर कि सोफिया साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता, समुद्र से कोई भी जीव शहर में नहीं आ सकता क्योंकि इतना बड़ा कहीं पर रास्ता ही नहीं है। मगर मान लो समुद्र का शार्क किसी तरीके से शहर में घुस गया, तब भी वो यहाँ पर जिंदा तो नहीं रह सकता, क्योंकि समुद्र में रहने वाले शार्क यानी कि खारे पानी में रहने वाले शार्क नॉर्मल पानी के कांटेक्ट में आते ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र में रहने वाले शार्क को खारा पानी चाहिए। अगर वो नॉर्मल पानी के अंदर आते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद अपने आप ही मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात यह होता है कि वो शार्क नॉर्मल पानी के अंदर भी कई दिनों से जिंदा बच गया था, इसलिए किसी को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन शार्क के बारे में सुन के सोफिया काफी नर्वस हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है बिना कुछ बोले। जिसके बाद हम 2 लड़के को देखते हैं जो कि पानी में से कुछ चीजें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पानी के अंदर से एक मिसाइल मिलता है। जी हाँ, असली वाला मिसाइल। और पुलिस वालों के बयान से हमें ये पता चलता है कि दूसरी सदी के युद्ध में यहाँ पर कई सारे मिसाइल पानी के अंदर गिर गए थे और ये मिसाइल तब तक नहीं फटने वाले थे जब तक इनके ऊपर कोई गोली बारूद ना चलाया जाए। लेकिन यहाँ पर तो कोई गोली बारूद नहीं होने वाला था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त के साथ पेरिस के नदियों में आई थी ताकि वो चेक कर सके क्या वाकई में यहाँ पर शार्क है या फिर नहीं। इसलिए मीरा अपनी दोस्त को पानी के नीचे भेज देती है ताकि वो चेक करके आ सके क्या वाकई में नीचे शार्क है या फिर उनका ट्रैकर खराब हो चुका है। लेकिन तभी हम पानी के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर गाड़ियों के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े दांतों के निशान थे, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर था। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों लड़कियां यहाँ पर ज्यादा कुछ भी पता लगा पाती, यहाँ पर
पुलिस आके मीरा को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि मीरा यहाँ पर गलत तरीके से छानबीन कर रही थी, वो भी पानी के नीचे। लेकिन वहीं पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि पर्सनल तरीके से मायरा को ट्रैक कर रही थी और उसे कंफर्मेशन हो गया था कि मायरा यानी कि वो शार्क शहर के पानी में घुस चुका था, लेकिन किस तरीके से आया अभी तक वो पता नहीं। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस वालों को पानी के अंदर से एक डेड बॉडी मिलती है जिसका आधा हिस्सा गायब हो गया था, लेकिन किस तरीके से वो पता नहीं। लेकिन बॉडी की हालत देखकर क्लियरली पता चल रहा था कि उस आदमी के ऊपर किसी जानवर ने हमला करके उसके आधी बॉडी को खा लिया। लेकिन वहीं पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि बॉडी देखकर समझ गई थी कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी शार्क का होता है, यानी कि मायरा का। इसीलिए सोफिया ऑफिसर को समझाती है कि अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर और किसी की जान ना जाए तो हमें उस शार्क को रोकना पड़ेगा जो कि लिटरली बहुत बड़ी है। लेकिन सोफिया की बातें सुनकर मीरा को ऐसा लगता है कि सोफिया ऑफिसर के साथ मिलकर शार्क को मार डालेगी, इसलिए मीरा अपना एक अलग सा प्लान बना लेती है ताकि वो शार्क को बचा सके। और देखा जाए तो मीरा बस यहाँ पर अपना काम कर रही थी, वो कुछ भी गलत नहीं कर रही थी क्योंकि मीरा की कंपनी भी तो यही करती है, पानी में रहने वाले जानवरों को बचाओ। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों लड़कियां ऑफिसर के साथ पानी में जा रही थी ताकि वो सब मिलकर शार्क को पकड़ सके। खैर शार्क को ट्रैक करने में सोफिया इनकी मदद कर रही थी और इनका प्लान काफी हद तक काम कर रहा था क्योंकि थोड़ी देर के बाद शार्क इनके सामने आने ही वाला था। लेकिन वहीं पर हम मीरा को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी गेम खेलती है। वो अपने एक हैकर दोस्त को फोन करके उस टैबलेट का सिग्नल बंद करवा देती है जिसके अंदर शार्क को ट्रैक किया जा रहा था। टैबलेट की सिग्नल बंद होने की वजह से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस टाइम पर वो शार्क कहाँ पर है। ऐसे में उन तीनों ऑफिसर की भी जान खतरे में आ जाती है जो कि ऑलरेडी पानी के नीचे उतर गए थे शार्क पकड़ने के लिए। लेकिन पता नहीं कैसे वो बड़ा सा शार्क इन तीनों ऑफिसर के ऊपर हमला करने की जगह दूसरी साइड चला जाता है, मानो शार्क को कोई बहुत ही जरूरी काम करना हो। जिसके बाद हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपनी सीनियर के पास जाके सारा रिपोर्ट देता है, जिस पर कि वो ऑफिसर बोलती है कि हमें किसी भी तरीके से उस शार्क को रोकना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर शहर के पानी में एक फेस्टिवल होने वाला था, इसलिए फेस्टिवल होने से पहले इन्हें किसी भी तरीके से शार्क को तो पकड़ना ही पड़ेगा। जिस पर कि ऑफिसर पूछता है कि क्या हम इस फेस्टिवल को कुछ दिनों के लिए आगे टाल नहीं सकते, जिस पर कि ये फीमेल ऑफिसर बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसे ऑर्गेनाइज खुद मेयर कर रही थी, ऐसे में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी हम मीरा का एक वीडियो देखते हैं जिसमें कि वो अपने व्यूवर्स को ये बता रही थी कि मायरा नाम की एक शार्क पेरिस में घुस चुकी है जिसे गवर्नमेंट किसी भी हालत में मारना चाहती है। और वो साथ में ये भी बोलती है कि ऐसी हालात में हमें ही आगे आके ऐसी जानवरों को बचाना पड़ेगा ताकि इतिहास यानी कि शार्क मिट ना जाए। खैर वो एंड में ये बोलती है अगर आप शार्क को बचाना चाहते हो तो हमें आज रात को पेरिस के टनल्स में मिलना पड़ेगा ताकि हम गवर्नमेंट से शार्क को बचा सके। वेल शार्क को पकड़ने का प्लान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मीरा की एक फ्रेंड पुलिस के पास जाके सारी बातें बता देती है ताकि वो मीरा की जान बचा सके, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मीरा शार्क के पास जाएगी शार्क उसके ऊपर हमला करके उसे ही खत्म न कर दे। इसीलिए मीरा की दोस्त सारी प्लान पुलिस वालों को बता देती है ताकि पुलिस वाले मीरा को टनल में जाने से रोक सके। जिसके बाद हम टनल का सीन देखते हैं जहाँ पर मीरा पानी के अंदर कूदने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि मीरा को समझा रहे थे कि तुम्हें पानी के अंदर नहीं कूदना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो शार्क तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। लेकिन मीरा को यह साबित करना था कि इंसान और शार्क एक साथ रह सकते हैं, इसलिए वो बिना किसी की बात माने पानी के अंदर तो कूद ही जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर आता है एक छोटा शार्क जो कि ऑब्वियसली बड़ा वाला नहीं था, और वो छोटा शार्क ये साबित कर देता है कि इंसान और शार्क एक साथ पानी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले कि मीरा कुछ भी समझ पाती वो छोटा शार्क मीरा के ऊपर हमला करके उसे 2 टुकड़ों में कट करके वहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि मीरा शार्क को बचाना चाहती थी लेकिन शार्क ने मीरा को खा लिया। आई मीन शार्क ये सोच रहा होगा व्हाट आर यू डूइंग, आई डोंट नो, इसलिए मैंने तुम्हें खा लिया। खैर जोक्स अपार्ट, मीरा का वीडियो देखने के बाद शार्क को बचाने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग आ गए थे, लेकिन शार्क को देखने के बाद यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। लेकिन इसी भगदड़ के बीच में काफी सारे लोग पानी के अंदर गिर गए थे, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे छोटे शार्क आ जाते हैं जो कि बेरहमी से सभी को खा के खत्म कर रहे थे। खैर धीरे धीरे यहाँ का सिचुएशन कंट्रोल में आ जाता है। पुलिस वालों ने सभी इंसानों को बचा लिया था, लेकिन काफी सारे इंसान शार्क का नाश्ता बन चुके थे। मगर इन्हीं सब के बीच में एक छोटा शार्क मारा गया था जिसे सोफिया अपने साथ ले जाती है ताकि वो चेक कर सके कि शार्क इतने गुस्से में या फिर लोगों के ऊपर हमला कर क्यों रहे थे। लेकिन टेस्ट करने के बाद यहाँ पर काफी अजीब रिपोर्ट आता है, जैसे कि शार्क 2 महीने की थी, फीमेल थी, ऊपर से प्रेग्नेंट थी सिर्फ 2 महीने की उम्र में। लेकिन यहाँ पर सबसे डरावनी बात यह होती है कि ये शार्क एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रही थी जहाँ पर इसे प्रेग्नेंट होने के लिए कोई मेल नहीं चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि ये शार्क 2 महीने की उम्र में कम से कम 2000 बच्चों को जन्म दे सकती है एक टाइम में। एंड आप खुद ही सोच कर देखो, हमने टनल के अंदर कितने सारे शार्क को देखे थे, अगर सभी शार्क ने बच्चे पैदा कर दिए तो पेरिस का क्या होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि इन शार्क ने नॉर्मल पानी में जिंदगी जीना सीख लिया था, जो कि वाकई में काफी डरावनी बात है। मतलब आप खुद ही सोच कर देखो, पहले इन शार्क को जिंदा रहने के लिए समुद्र का खारा पानी चाहिए था, लेकिन अब ये शार्क हमारे नॉर्मल पानी में भी जिंदा रह सकता है। लेकिन तभी ऑफिसर बोलता है कि इससे पहले कि ये शार्क अपने बच्चे को पैदा कर ले, हमें इन शार्क को खत्म
खत्म करना होगा ताकि पेरिस को बचाया जा सके। जिस पर कि सोफिया का प्लान ये था कि हम पानी के नीचे इतना बड़ा धमाका करेंगे कि धमाके में सारे शार्क खत्म हो जाएंगे, छोटे और बड़े भी। जिसके बाद हम उस सीनियर ऑफिसर को देखते हैं जो कि मेयर के पास जाके मेयर को समझा रही थी कि हमें इस फंक्शन को कुछ दिनों के लिए रोक देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फंक्शन के दिन कोई शार्क किसी आदमी के ऊपर हमला कर दे। लेकिन मेयर की बातों से हमें ये पता चलता है कि मेयर को शार्क के बारे में कहीं ना कहीं सारी बातें पता होती है, लेकिन फिर भी मेयर फेस्टिवल को करना चाहती है क्योंकि फेस्टिवल में मेयर को काफी बड़ा फायदा हो रहा था। लेकिन मेयर होने के नाते मेयर को यहाँ पर पब्लिक के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मेयर बोलती है कि तुम्हारा पहले वाला प्लान ज्यादा अच्छा था, तुम लोग शार्क को बॉम्ब से ही उड़ा दो जैसा कि तुम्हारा प्लान था। जिसके अगले ही पल हम सोफिया को देखते हैं जो कि पुलिस वालों के साथ टनल में आ गई थी ताकि वो पानी के नीचे बॉम्ब लगा के शार्क्स को एक साथ ही उड़ा सके। ओके, तो बेसिकली इनका प्लान ये होता है कि चारों लोग मिलकर 4 जगहों पर बॉम्ब लगाएंगे ताकि एक ही बार में बहुत सारे शार्क को खत्म किया जा सके। लेकिन तभी सोफिया एक चीज नोटिस करती है कि जहाँ पर ये लोग इस टाइम पर होते हैं वहाँ पर कम से कम लिटरली 2000 पीसेस में बच्चे शार्क थे। माना कि ये शार्क बस 1 से 2 महीने के थे, लेकिन ये साइज में इतने बड़े हो गए थे कि ये आसानी से एक बड़े इंसान को खत्म कर सकता है, वो भी अकेला। खैर, सभी लोगों ने अपना अपना काम कर दिया था, सभी लोगों ने बॉम्ब को सही जगह पर फिट कर दिया था, लेकिन तभी एक शार्क सीनियर ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो शार्क सीनियर ऑफिसर को खत्म कर पाता, यहाँ का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था जिसके अंदर वो शार्क खत्म हो जाता है और भी काफी सारे खत्म हो गए थे। खैर, सीनियर ऑफिसर को किसी तरीके से बचा लिया गया था, लेकिन तभी हम पानी का सीन देखते हैं जहाँ पर सोफिया के सामने खड़ी होती है मायरा शार्क, यानी कि वही शार्क जिसने फिल्म के शुरुआत में सोफिया की टीम को लिटरली चुटकियों में खत्म कर दिया था, उससे 1 सेकंड भी कम या ज्यादा नहीं। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर काफी सारे बच्चे शार्क खत्म हो गए थे, इसलिए गुस्से में बड़ी वाली शार्क निकल जाती है इंसानों का शिकार करने। समझ रहे हो मित्रों, यानी कि बदला लिया जा रहा था, वो भी इंसानों से। लेकिन तभी हम फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरे 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बेसिकली कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। लेकिन आसान भाषा में समझाऊं तो ये बस एक नॉर्मल स्विमिंग कंपटीशन होता है जिसे मेयर ने ऑर्गेनाइज किया था खुद का नाम फैलाने के लिए, ताकि वो दिखा सके कि मेयर कितनी अच्छी है। लेकिन तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसे पानी के अंदर कुछ तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता वहां पर शार्क आती है जो कि लिटरली उसे सबके सामने 2 टुकड़ों में कट करके खत्म कर देता है। खैर, शार्क को देखने के बाद यहाँ पर काफी अफरा मच गया था, लेकिन तभी यहाँ पर बच्चे शार्क भी आ गए थे जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में किसी तरीके से बच चुके थे। लेकिन वहीं पर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि शार्क को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संभाल नहीं पाते हैं क्योंकि तब तक शार्क ने काफी इंसानों को खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने एक गलती कर दिया था, उन लोगों ने शार्क के ऊपर स्नाइपर से हमला कर दिया था जो कि अब तक की सबसे बड़ी गलती है। असल में पानी के नीचे दूसरी सदी के युद्ध में इस्तेमाल हुआ बॉम्ब पड़ा था जो कि अपने आप नहीं फट सकता था क्योंकि बॉम्ब अनएक्टिव थे, लेकिन स्नाइपर की गोलियां टकराने की वजह से वहां पर एक बॉम्ब एक्टिवेट हो गया था जो कि अगले ही पल वहां पे फट भी जाता है। लेकिन एक बॉम्ब फटने की वजह से वहां पर धीरे धीरे करके बहुत सारे बॉम्ब फट जाते हैं जिससे लिटरली पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सुनामी आ गया था। और ये सुनामी लिटरली इतना बड़ा होता है कि शहर के बड़े हिस्से के साथ साथ मेयर को भी अपने साथ ही ले डूबता है। खैर, इतना बड़ा कांड होने के बाद हम सोफिया और उस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि धमाके में किसी तरीके से जिंदा बच गए थे। लेकिन सोफिया के साइड में बहुत सारे शार्क वॉकिंग कर रहे थे, मतलब सोफिया के बचने के चांस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन तभी हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हर जगह पे शार्क ही शार्क है, घर में क्या, टनल में क्या, अंदर क्या, बाहर क्या, हर जगह पे शार्क ही शार्क है। लेकिन सोफिया और वो पुलिस वाला यहाँ पर बच पाते हैं कि नहीं, इसी अधूरी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये लगी कि मूवी का टाइटल मूवी के साथ यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से मैच करता है। मूवी का नाम है यू अंडर पेरिस, और पेरिस तो पानी में सच में डूब गया। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मूवी काफी सिंपल है, तो आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गया होगा, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 110% रिप्लाई जरूर दूंगा। लेकिन जाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मुझे वाकई में सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए